हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं योगेश आप सबका इजी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के विषय को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी न्यू अपडेट्स और वीडियोस आसानी से और सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इससे पहले हम कुछ और अध्यायों को पढ़ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वह है वस्तुओं के समूह बनाना। चैप्टर 4 है। चलिए देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को ही सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे और घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा हिमालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है। विद्यालय के बाहर से, मेरा बिना दिमाग चल जाता एक और। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। तो देखिए 4.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी हैं, ये कुछ लिस्ट दे रखी है। वस्तुएं, पदार्थ जिनसे बनी हैं: प्लेट, थाली, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई, पेन, प्लास्टिक, धातु,
लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई। तो इसमें दो दे रखा है। कुर्सी, लकड़ी का कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर। ठीक है। वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं तो ऐसा ही होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो पदार्थों के गुण देख लेते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितनी भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए और द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिमान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन, निश्शब्द दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहे अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई वस्तु या कोई पदार्थ के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा संपंज कोमल हैं जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना।
क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ को दिखावट का वर्णन करते हैं? विलय अथवा अविलय। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतवस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। तो ये 4.3 सारणी है आपकी। विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। ठीक है, जैसे नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। इसमें पदार्थ जल में लुप्त हो जाना या लुप्त नहीं होना, इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं ये क्रियाकलाप करके। नमक, चीनी, बालू, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, इन सब चीज़ को एक बार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों का सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं।
प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी वस्तुओं एवं पदार्थों को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप यह देखते हैं अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसा पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अपने द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर रखता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो हमने इस अध्याय में क्या क्या चीज़ सीखी हैं? कठोर, अविलेय, धूम्रमय, चमकीला, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष, खुरदरा, विलय, पारभासी, पारदर्शी। तो ये था आपका अध्याय जो कि कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब हम मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।